हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर सीरीज़ का वेक्टर एनालिसिस का अगला पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम आज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। अब ध्यान दो जरा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के पहले मैं आपको जो पॉलीगॉन लॉ कल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उससे रिलेटेड कुछ एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखेंगे हम, ताकि हमें कुछ एक नया आइडिया मिले। ठीक है, ध्यान देना, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है। स्मॉल एम मास का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। उस पर तीन फोर्स हैं, F1, F2, F3। तीनों वेक्टर में हम बोल सकते हैं इस तरीके से काम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, मतलब कि उसका जो नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला वो कितना है, 0 है। समझ में आ रहा ना? तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों का जो हमारा सम है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, मतलब कि उस पर फोर्स लग रहा है तीनों के कारण, और हमारा कितना आ रहा है, नेट फोर्स कितना पड़ रहा है भाई, अपना 0 पड़ रहा है। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है मान लेते हैं। ठीक है, अब यदि F3 को हटा दिया जाए, यदि F3 को हटा दिया जाए, मतलब कि ये जो फोर्स है F3, ये इसको क्या कर दें, हम रिमूव कर दें मान लेते हैं। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा। ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो एक बात ध्यान देना, सबसे पहले इसको करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, जहाँ ए क्या है, एक्सेलरेशन है। अगर आप चाहो तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी भी लगा सकते हो। वेक्टर क्वांटिटी है कौन कौन सी, आपकी फोर्स और एक्सेलरेशन। कल्पना करते हैं F1 और F2 के बारे में। मान लेते हैं भाई ये अपना F1 है, ये हमारा F2 है। ठीक है, इस तरीके से कल्पना कर लेते हैं, जहाँ पर F1 और F2 परपेंडिकुलर है, ऐसा सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, तो हमने बात की इस तरीके से, ये सिचुएशन, ये F1, F2 और ये हमारा कौन सा है, F3। ये ऑब्जेक्ट है मास स्मॉल एम का। अभी ये क्या है, रेस्ट में है। अभी क्या है, ये रेस्ट में है। ध्यान देना, रीज़न क्या है इस इधर पे कि F1 प्लस F2 प्लस F3, इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 0 है। यू कैन थिंक अबाउट दैट वन। इज़ दैट क्लियर? बहुत ही ईजी से आप क्या कर सकते हो, इसे सोच सकते हो। आप इसे पॉलीगॉन लॉ के थ्रू भी क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको पता है वेक्टर की शिफ्टिंग कैसी है, अलाउ है। ठीक है, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँ, यहाँ लिखना चाहूँ, पॉलीगॉन लॉ बोलो, ट्राइंगल लॉ बोलो, जो भी हो, सब इसी तरीके से, सब ट्राइंगल लॉ की ही एक्सपांशन फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमारा मान लो F1 है, कोई इशू नहीं। इसको मैंने शिफ्ट करके यहाँ कर दिया, ये F2, और ये मेरा क्या हो जाएगा, F3। इज़ दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? F1, F2 और ये कौन सा हो जाएगा मेरा, F3। तो ये ऑब्वियसली कैसा है, अभी 0 नेट दे रहा है, मतलब नेट फोर्स 0 दे रहा है। सिचुएशन ये कहती है कि ऑब्जेक्ट में से अगर मान लो ये मैं हटा दूँ तो ये क्या करने लगता है, मोशन करने लगता है। तो सोच जरा यहाँ क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि मान लेते हैं ये फोर्स हटा दिया, ये हमारा F1 है और ये हमारा कौन सा है, F2 है। यहाँ से F3 को कर दिया गया है रिमूव, तो हमारा मास m जो है कुछ इस डायरेक्शन में मोशन करने लगता है। हमें पता नहीं कैसा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इस डायरेक्शन में अभी क्या है, F नेट लग रहा है। समझ में आया ना? ऑब्जेक्ट भी मोशन इसी डायरेक्शन में कर रहा है। तो हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो ध्यान देना, ऑब्जेक्ट जब इस तरफ मोशन करेगा तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, और भाई नेट फोर्स की डायरेक्शन का से मास इनटू एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। हाँ है ना? तो जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स होगा, हम बोल सकते हैं उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो हम बात कर लेते हैं, हम एक्सेलरेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन जो आएगा, ध्यान रखना, F नेट, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो F नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा m इंटू ए के मैग्नीट्यूड के। ठीक ना, मतलब एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ F नेट, मतलब कि डायरेक्ट मैंने वेक्टर का फॉर्म हटा दिया तो मैग्नीट्यूड आ गया अपॉन m। और निकालते कैसे हैं भाई, इसको इस तरीके से निकालते हैं ना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 इंटू कॉस 90, कॉस थीटा होता है। एक्चुअल में दोनों फोर्स 90 डिग्री पर है, हमने क्वेश्चन में ही क्या कर दिया, इसे मेंशन कर दिया है।
तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारा जो ए आएगा वो कितना होगा f1 प्लस f2 का स्क्वायर रूट में अपॉन m, दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज योर एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। एक और तरीके से इसका फॉर्मूला, इसका आंसर निकाला जा सकता है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, f1 प्लस f2 प्लस f3। इज़ दैट क्लियर? ये तो है ही हमारे पास इज इक्वल टू 0। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ f1 प्लस f2 इज इक्वल टू माइनस f3। इज़ दैट क्लियर? इस तरीके से अगर मैं दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो f1 प्लस f2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f3। इज़ दैट क्लियर? दैट मीन्स f3 अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इस तरीके से मैं इसे कह सकता हूं। तो जो f1 और f2 का मैग्नीट्यूड है यही f नेट है कि नहीं है, ये f नेट है। तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि f इज़ इक्वल टू कितना होगा m a। तो भाई कितना हो जाएगा, f3 है ना, तो a इज़ इक्वल टू कितना आएगा f3 अपॉन m। कितना आएगा भाई f3 अपॉन m। इससे भी हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको इस लॉ से समझने का तरीका है। अब आप विचार करिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ मतलब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करके हम निकाल भी सकते हैं। पर मेरा बोलने का जो मतलब है वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि एडिशन ऑफ वेक्टर में किस किस सिचुएशन में दो वेक्टर या फिर दो से ज़्यादा यदि 3 वेक्टर हों तो उनमें हमारा जो रिजल्टेंट है वो 0 हो सकता है। पहला देखो, अगर 2 वेक्टर हैं, ठीक है ना, कितने वेक्टर हैं आपके पास, 2 वेक्टर आपके पास हैं, और अगर आप इनका क्या निकालना चाहते हो, रिजल्टेंट 0 समझना चाहते हो, तो इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है। एक ही कंडीशन ये है पहली कि वेक्टर A और वेक्टर B के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। बस यही कंडीशन है। इज़ दैट क्लियर? या आप इन्हें 2 अलग अलग कंडीशन मान सकते हो कि पहला दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हों और दोनों की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट हों। अदरवाइज कभी भी 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट 0 कभी नहीं होगा। समझ पा रहे ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अगेन जस्ट रिमेंबर इट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल कि 2 वेक्टर के रिजल्टेंट 0 होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि उनके मैग्नीट्यूड बराबर हों, डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हों। ठीक है ना? अगर मैं ऐसा भी बोलूँ आपसे कि अगर कोई क्वांटिटी दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से किन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, ठीक है ना, कुछ पेयर दे दूँ मैं आपको, जैसे 2 3 कुछ भी होगी इसकी यूनिट। इज दैट क्लियर? 5 4 कुछ भी हो सकता है, 3 3, समझ में आ गया ना, 1 1, ऐसे मैंने कुछ वैल्यू दे दी आपको। ठीक है, ये न्यूटन हो सकता है, मीटर पर सेकेंड हो सकता है, वट एवर कुछ भी हो सकता है। ये पेयर दिए हुए 2 वेक्टर के, तो ये और ये इनका कभी भी क्या होगा, आपका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। रिजल्टेंट 0 हो सकता है इनका। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है कि आर मिनिमम जो है वो कितना होता है, a माइनस बी के बराबर होता है। a माइनस बी मतलब कि, और अगर आर मैक्सिमम की बात करूं मैं तो वो कितना होता है, a प्लस बी के बराबर होता है। कितना होता है, a प्लस बी के बराबर। जोड़ोगे तो मैक्सिमम आएगा, और मिनिमम 0 आने के लिए क्या होना पड़ेगा, a और b को आपस में बराबर होना पड़ेगा। दिस इज द मेन सिचुएशन। पर 3 वेक्टर यदि हों ऐसे, तो इनके 0 होने के लिए क्या है, इस तरीके की सिचुएशन नहीं चलती। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 बराबर हों। इसमें क्या है, मान लेते हैं इन केस मैं बात करूं आपसे कि 3 वेक्टर हैं, A B और C। समझ में आ गया ना? ये तीनों वेक्टर हैं, इनके लिए 0 होने के लिए इसकी कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, इसमें ये कंडीशन हो सकती है कि 2 का मैग्नीट्यूड तीसरे के बराबर हो जाए, मतलब A प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड हो वो किसके बराबर हो, C के बराबर हो, इस तरीके से। तो और वो दोनों का इन दोनों जो इनकी जो डायरेक्शन है, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हमारा वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। जैसे मान लो C इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और मान लो A इस डायरेक्शन में है, और भाई C जो है, B हमारा जो है इस डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो आप? तो देखो इन दोनों का जो सम है इसके क्या है, अपोजिट है। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, हमारा ये 0 हो सकता है। मेरी बात समझे आपने? पहली चीज़ तो ये है कि दोनों का जो इनका 2 के सम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इससे
बराबर हो, तीसरे के बराबर हो, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको एवेल्युएट कर सकते हैं अगर वो डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट हैं तो। पर अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, इस तरीके की सिचुएशन, तो यहाँ पर आपको अपने दिमाग को यूज़ करना है और यू विल हैव टू थिंक, यू विल हैव टू विजुअलाइज द सिचुएशन व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड बाय मी। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए इस सिचुएशन की मैं बात करूँ, 3 वेक्टर यदि हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि उनका जो 0 होगा रिजल्टेंट, तो उसके लिए ये सिचुएशन क्या है आपके पास काफ़ी है। समझ में आ रहा है ना आपको। अगर मान लेते हैं a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो c के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, या फिर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड c से बड़ा हो, तो हमारा जो रिजल्टेंट है मे बी 0। कैसा हो सकता है, मे बी 0। बराबर है तो कन्फर्मली 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसे में हो सकता है क्या, 0 हो सकता है। बट इन केस अगर नॉन ज़ीरो चाहते हो आप, कैसा चाहते हो, नॉन ज़ीरो चाहते हो, तो नॉन ज़ीरो के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी भी तरीके से क्या हो, बड़ा हो किससे, बचे हुए 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। समझ में आ गया ना, ये सिचुएशन है। अब इसको हम कल्पना करके देखते हैं। देखिए इसी सिचुएशन के बारे में यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इज़ अलाउड। ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर सी है, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। अगर मान लेते हैं इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं इधर इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 15 है। समझ में आया ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ निकालोगे तो कितना आएगा, मतलब समझना मिनिमम कितना होगा, इसका 2 वेक्टर के बीच का मिनिमम कितना होगा, 5, और मैक्सिमम कितना होगा, 15। मतलब मैक्सिमम इन दोनों के बीच का 15 आ सकता है, जो कि इसके बराबर होगा। तो मतलब किसी ना किसी सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूँ, ये तो किस कंडीशन में आ गई, हमारी पहली वाली कंडीशन आ गई कि कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये मतलब पहली कंडीशन, मतलब कि इस सिचुएशन में हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अब यदि मैं बात करूं, जैसे ये 10 है और इसको मैं 15 कर दूं, और इसको मैं 15 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूं कितनी, 15 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सी की वैल्यू। तो ध्यान देना, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। मतलब a माइनस बी कितना होगा, 5, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 25। मतलब कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, 5 से 25 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर कभी मान लो 15 हो गया तो ये क्या हो जाएगी, इसका रिजल्टेंट और इसका जो रिजल्टेंट है दोनों एक दूसरे को फिर से कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर इसकी वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब कि अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी अगर सी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है तो वो वैल्यू पॉसिबली क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई दोनों केस में, ठीक है ना। पहला, दोनों यदि इसके बराबर हो जाएं तो 0 होगा ही होगा, और अगर ज़्यादा भी हो जाए तो मतलब उसमें कभी ना कभी वैल्यू, कोई ना कोई ऐसा एंगल फिट हो सकता है जिसके कारण वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। पर इन केस अगर ये 15 है, 25 है, 15 और 10 है, अगर ये 35 हो जाए, ठीक है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 5। इन दोनों ए और बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 5, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 25। मतलब किसी भी कंडीशन में कर लो आप, ये 35 को पार नहीं कर पाएगी। तो हमारे पास जो ए प्लस बी की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड की, अगर सी से ज़्यादा हो जाए, सॉरी इनसे ज़्यादा हो जाए सी की वैल्यू, मतलब वेक्टर सी जो है ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाए, ए और बी के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। दैट इज़ द मेन सिचुएशन। इज़ दैट क्लियर। इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 2 वेक्टर इस तरीके से हम समझ सकते हैं, यदि 2 वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड जो है, या हम बोल सकते हैं 2 वेक्टर हैं, उन दोनों के 3 वेक्टर हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड की बात करो, यदि 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तीसरे वेक्टर के बराबर है या ज़्यादा है, तो ध्यान रखना वो वैल्यू 0 हो सकती है, रिजल्टेंट 0 दे सकता है। और अगर मान लो 2 वेक्टर का जो सम है अगर वो तीसरे वेक्टर के से छोटा है, तो फिर ध्यान रखना वो वैल्यू 0 नहीं होगी। यहाँ पर समझने के लिए मैं मान लो तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ 3-4, जैसे 5, 10, 15, ठीक है। ये सारे कितने वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड हैं। दूसरी सिचुएशन है मेरे पास 10, 20, 50, समझ रहे हो ना आप। ऐसा कुछ आर्बिट्री लिख रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। जैसे 12, 5, 13, चौथा 5, 15,
25 ऐसा। ये चार आपके पास क्या है, ABC के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं। तो इसमें कौन सा 0 हो सकता है और कौन सा 0 नहीं हो सकता, आप ध्यान रखिए। इन दोनों का आप सम करके देखो कितना आ रहा, 15 और इसके बराबर, मतलब ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। इसमें 10 और 20 कितना कर रहे हो आप, 50। समझ में आया ना, 10 और 20 कितना कर रहे हो आप, 30। तो 30 में आप समझिएगा ध्यान से कितना हो रहा है, किससे इससे छोटा है 50 से। तो इन दोनों के सम में क्या हो जाएगा, ये कभी भी 0 ना देगा। इसमें देखो ज़रा, इसमें दो सम के बारे में बात करो आप, ठीक है ना, इस तरीके से सोचें। तो अगर मैं बोलूँ A और B कितने हैं, 12 और 5 17 13 है, ये 0 हो सकता है, पर ये 0 कभी नहीं होगा, ये हमारा 0 हो सकता है। इसमें ये इन दोनों का सम इसके बराबर है, ये 0 हो सकता है। इज़ दैट क्लियर। आप इसमें से इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो, ड्रॉ आउट करके निकाल सकते हो। तो ये हमारी पास क्या थी, एक मामूली सी सिचुएशन थी, किसके लिए, वेक्टर के 0 होने के लिए संभावित कंडीशंस हैं। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, इसे हम थोड़ा सा बहुत ही वाइडली पढ़ेंगे ताकि हमारे पास आने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे बन जाए। सर्कुलर मोशन में आपका यूज़ होगा, लॉ ऑफ मोशन में आपका यूज़ होगा, इज़ दैट क्लियर। काइनेमेटिक्स में ये सारी चीज़ यूज़ होने वाली हैं। एक बात और ध्यान रखना कि वेक्टर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम मोशन में, ठीक है ना। वेक्टर के खुद से वेक्टर से क्वेश्चन कम आएंगे, लेकिन मोशन से रिलेटेड होके इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो मतलब कि मोशन यदि पढ़ना है तो बिना वेक्टर के नॉलेज के वी कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली। इज़ दैट क्लियर। इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम वेक्टर एनालिसिस के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे और वो है हमारा कौन सा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। हेडिंग डाल लेना आप यहाँ, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है। इन रियलिटी यदि मैं आपसे बात करूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है एक्चुअल में एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। देखिए क्या है, यदि मैंने आपसे बात की है, समझिएगा ध्यान से, कि मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब कि यहाँ पर वेक्टर ए से वेक्टर बी को जोड़ दिया गया है, तो हमें क्या मिला है, आर मिला है। और इसके लिए हमने एक बहुत ही सामान्य सा डायग्राम बनाया था ट्राइंगल लॉ के थ्रू। ये इस दैट क्लियर, मैं क्या बता रहा हूँ आपसे, ये हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा क्या था, उसका रिजल्टेंट आर था, दैट इज़ वेक्टर ए एंड दैट इज़ योर वेक्टर बी। इज़ दैट क्लियर, नो इशू। अब आपको क्या करना था, ये जो था उसके बीच का एंगल हुआ करता था थीटा। व्हाट इज़ द थीटा हियर, एंगल बिटवीन, ध्यान देना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नो इशू, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन वेरी इजीली। मुद्दा खत्म। ये आपका क्या था, वेक्टर एडिशन था ए प्लस बी का। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप निकालिए ए बी का सब्ट्रैक्शन करिए, तो वो कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ही को हम एडिशन ऑफ वेक्टर के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ध्यान देना क्या होता है कि इसमें मान लेते हैं, यदि मैंने बात की आपसे कि वेक्टर आर जो है, मैं बोलता हूँ भाई निकालो ए माइनस वेक्टर बी, तो ये है क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। यहाँ पर क्या किया है आपने, वेक्टर ए से, ध्यान रखना, वेक्टर ए से आपने क्या कर दिया है, वेक्टर बी को घटा दिया है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया है। समझ में आया ना, आपने क्या कर दिया है, घटा दिया है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, कोई बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। या क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि आप ध्यान दीजिएगा ज़रा, आर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी। हो, नो इशू, दैट इज सो सिंपल ऑल्सो। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट से यस, यस यू कैन से योरसेल्फ। सो नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन। यहाँ पर मैंने क्या किया है, वेक्टर ए में, ध्यान रखना, वेक्टर ए में मैंने क्या किया गया है, माइनस बी को जोड़ दिया है। क्या कर दिया है, माइनस बी को जोड़ दिया है, यानी कि ऐड कर दिया है। मेरी बात समझ में आई ना आपको। इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जस्ट थिंक दैट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल। In life you cannot forget the subtraction of vector and how you have to evaluate the subtraction of vector, whatever the physical quantity is given to you. You can solve that one easily with the help of this concept. Is that clear? तो इसमें हमने इस तरीके से कर दिया भाई। तो इसके बारे में चलो माइनस बी के बारे में समझ लेते हैं। बी माइनस बी क्या है, एक्चुअल में बी का अपोजिट वेक्टर है। जस्ट थिंक दैट, अगर मैं इसे बात करूँ, ये मेरा अगर बी है, अगर ये मेरा वेक्टर बी है, तो इसका जो उल्टा होगा मेरा ये वाला, उसी डायरेक्शन में जस्ट उल्टा, ये मेरा क्या होगा, माइनस बी।
समझ में आ गया ना, ये क्या होगा मेरा माइनस बी, उसकी जस्ट रिवर्स डायरेक्शन, समझ में आया ना, इसे क्या बोल सकते हो माइनस बी। तो मतलब ए में माइनस बी को जोड़ दो, ये जो ऊपर था उसको घुमा के नीचे ला लो, दैट इज योर माइनस बी। अब ट्राइंगल लॉ लगा दो, तुम्हारा आंसर ए माइनस बी आ गया, नो इशू, there shouldn't be an issue, you can understand that one very easily, is that clear? So I can put here, just think about that one, I am talking about r of a minus b, oh so simple. Now see here, what is that? That is your vector a, oh simple, कोई दिक्कत नहीं, that is your vector b, समझ पा रहे हैं ना, that is your vector b. Now I am talking about negative of b, so negative of b क्या होगा, इसका उल्टा, समझ में आया ना, यही होगा, लंबाई वही होगी भाई, ये और ये लंबाई सेम है, ठीक है ना, ये क्या है आपका माइनस बी। तो अब आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, ये होगा, आपका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, और ये जो है ये क्या बताएगा, वेक्टर आर ऑफ ए माइनस बी, समझ में आ गया ना। यहाँ आर क्या बता रहा है आपका, ए प्लस बी, समझ पा रहे ना आप, क्या बता रहा है यहाँ पर, आर ए प्लस बी को बता रहा है, ये समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपल तरीके का कंसेप्ट है ये। अब यहाँ ध्यान देना, एक चीज़ को समझना, जैसे यहाँ पर भी यदि मैं बात करूँ, ये अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो ये हमारा थीटा है, और ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, समझे आपको। तो मैं आपसे बात करूँ इस वाले एंगल की, ध्यान दो, इस वाले एंगल की बात करूँ तो ये एंगल जो होगा एक्चुअल में 180 माइनस थीटा होगा, ध्यान देना, जस्ट थिंक अबाउट दैट वन, ये पूरी स्ट्रेट लाइन जैसा काम करेगा, थीटा ये है, अगर मैं थीटा 180 माइनस से घटा दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, 180 माइनस थीटा मिलेगा। और अगर मैं 180 माइनस थीटा की बात करूं तो 180 माइनस थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड भाई माइनस ऑफ वेक्टर बी, इज दैट क्लियर, दैट इज द एंगल बिटवीन, पूरा 180 माइनस थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, सो सिंपल इट इज दैट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल, दिस इज द वे टू सब्सट्रैक्ट द टू वेक्टर्स बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ, समझ में आया ना, इसके अलावा कोई कंसेप्ट में आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब आपके पास ऐसी कई सिचुएशन आ सकती हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, हम उसे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक इसको दूसरे तरीके से करा के बताता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। इसे मैं पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकता हूँ भाई, ठीक है, इसे क्या कर सकता हूँ मैं, पैरेललोग्राम लॉ, कौन लिखे वो पैरेललोग्राम इतना लंबा, पैरेललोग्राम लॉ, समझ में आया ना, इसे मैं इस तरीके से लिख समझा सकता हूँ। अब आप समझिएगा, पैरेललोग्राम लॉ से इसे निकालना है। मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है, समझे आपने, ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है, जस्ट थिंक दैट। तो मैं अगर यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये भाई इसको इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को, एक पैरेललोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये जो है मेरा ये वाला, ये मेरा क्या होगा, ए प्लस बी, ये मेरा क्या होगा, ए प्लस बी, जस्ट थिंक दैट। मैं यहाँ बना देता हूँ आपको, ओह सॉरी, ये जो है मेरा ये इट इज़ ए आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूँ यहाँ पर ए माइनस बी निकालना है आपको, इसमें क्या निकालना है, ए माइनस बी, बहुत बारीकी से समझना आप। तो कुछ नहीं करेंगे, ये बी है तो मेरे को चाहिए माइनस बी, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसको देखा अपन ने, मैग्नीट्यूड उतना ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है मेरे से, क्योंकि यहाँ बनाने में दिक्कत जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से मैं इसे क्या बोल दूँगा, ब्लू वाली लाइन को माइनस बी। तो अब भाई पैरेललोग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम ऐसा बना दे हम, हो सकता है थोड़ा गड़बड़ी हो जाए, ठीक है ना, डायग्राम में बनाने में गड़बड़ी हो जाए मेरी। तो ये मेरा माइनस बी है और ये क्या है, ए। तो अब आप समझिएगा, ये जो है ये डायरेक्शन और ये लंबाई जो है ये क्या होगी मेरी, आर ऑफ कितना होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, समझ पा रहे हैं आप, दैट विल बी और ए माइनस बी। और एक और चीज़, अगर आपको ऊपर ही निकालना है, यहाँ ऊपर ही निकालना है, तो ये जो डायरेक्शन है बिल्कुल आप अगर यहाँ से ऐसा ड्रॉ कर देंगे, इसे ऐसा ड्रॉ, समझ पा रहे हैं ना आप, अगर इसे ऐसा ड्रॉ कर देंगे तो इसकी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो भी किसके बराबर होगी, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर होगी। समझ पा रहे हैं आप व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल। सो दिस इज द अनदर सिचुएशन, this is the another situation to determine the subtraction of vector, is that clear, by the parallelogram law।
Another situation. Now for the next one, in another condition you can also determine it. Just think that again parallelogram law. तो मैं अब ये नीचे वाला नाटक नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ देखिए, नीचे वाला बनाने में बड़ी तकलीफ जाती है, कौन इतना सोचे। यहाँ वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, एरो समझते हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो बनाना तो पड़ेगा भाई। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तब ध्यान दो, बहुत बारीकी से समझना आप इसे, ठीक है। ये मेरा जो है, ये अगर मैं इस वाले वेक्टर की बात कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a माइनस बी। दिक्कत तो नहीं है किसी को, a माइनस बी। इस तरीके से मैंने इसे समझा दिया। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं ऊपर की तरफ, इसे कैसा कर दूं, उल्टा कर दूं ऊपर की तरफ। यदि मैं इसकी डायरेक्शन को ऐसा ऊपर की तरफ कर दूं, देखिए ज़रा यहाँ से डायरेक्शन को, तो ये जो मेरे को बताएगा, ये मेरे को बताएगा b माइनस ए। इज़ दैट क्लियर? समझ के देखें ज़रा, इससे क्या बोल रहा हूँ मैं। ऊपर से नीचे तक तो भाई मेरा क्या आ गया, a माइनस बी, लेकिन अगर मैंने डायरेक्शन ऊपर कर दी तो b माइनस ए देने लगेगा। चेक करें ज़रा इसे, चलिए ध्यान दीजिए कैसे। सिचुएशन देखिए, हमारा ये है वेक्टर a, ये है हमारा क्या, वेक्टर a, और ये है हमारा वेक्टर b। नो इशू, समझ पा रहे हैं आप। अब मेरे को निकालना है b माइनस ए। मेरे को क्या निकालना है भाई, मेरे को निकालना है b माइनस ए निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करोगे, माइनस ए निकालोगे, तो दैट इज a। सो इस तरफ क्या होगा मेरा, ये है मेरा माइनस ए, समझे आपने। तो अब यहाँ पैरेललोग्राम बनाएंगे क्या, यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, b। तो देखो ज़रा, समझे, कुछ ऐसा। तो ये जो है, ये इस तरफ का, ये क्या होगा मेरा, b माइनस ए। इज दैट क्लियर? सो सिंपल इट इज दैट क्लियर व्हाट आई एम से। तो यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन बाय दिस फॉर्मूले, हाँ या ना। तो समझिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे एकदम शॉर्ट तरीके से बोलूँ, एकदम सिंपल तरीके से कहूँ मैं आपसे, तो करना क्या है आपको, अप टू डाउन। ध्यान दीजिए, सिर्फ इधर छोटे छोटे दो डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ज़्यादा लेंदी ना हो पाए। तो ये जो है आपको अगर पैरेललोग्राम से निकालना है, तो ये जो है आपका, अगर ये वेक्टर बी है, तो ये वाली लाइन जो है ये दे देगी आपको क्या, a माइनस बी। और अगर मान लीजिए इस तरीके से मैं बात करूँ आपको, वेक्टर वही है हमारा a और ये हमारा वेक्टर b। इज़ दैट क्लियर? तो इसमें ये डायरेक्शन जो है ये दे देगी आपको b माइनस ए। समझ पा रहे ना? ये एकदम सिंपल तरीके से कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो 180 माइनस थीटा विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस बी। इज दैट क्लियर? डाइजेस्टेड। सो कैन वी डिटरमाइन इट्स रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, या फिर a प्लस बी और a माइनस बी और b माइनस ए निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। कोई ऐसा तो है नहीं, रॉकेट साइंस है, एकदम सिंपल है ये भी। तो यहाँ ध्यान दो, कितना होगा हमारे पास, ओह r इज इक्वल टू, नॉर्मली कितना होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये किस चीज़ के लिए है, ये जो है हमारा फॉर्मूला, इट इज़ फॉर वेक्टर a प्लस वेक्टर b के लिए है। ये फॉर्मूला समझ में आया ना, ये पूरा फॉर्मूला जो है हमारा a प्लस बी के लिए है। a माइनस बी के लिए क्या होगा, यहाँ पर एंगल हो जाएगा चेंज आपका, यहाँ एंगल क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। और एंगल क्या होगा चेंज होकर के, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। हाँ एक बात और ध्यान दो, ये इसके लिए भी नहीं है, ये इसके लिए भी है। माइनस ए और माइनस बी के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, माइनस ए और माइनस बी के लिए भी फॉर्मूला यही होगा। क्यों? क्योंकि आप भले डायरेक्शन चेंज कर लो, डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। अब आपके अंदर फीलिंग है माइनस ए और बी के बीच की, माइनस बी और बी क्या होता है, माइनस ए और ए क्या होता है, आपके अंदर फीलिंग है। यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस वन ऑल्सो। डू यू नो, इफ़ यू आर पुटिंग हियर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव होगा, और यहाँ माइनस ए और माइनस बी रखोगे फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ कि फॉर्मूला निकालो भाई किसके लिए, आर कब, आर किसके लिए, a माइनस बी के लिए, तो वहाँ पर जो एंगल है अब वो थीटा नहीं रहेगा, वो कितना रहेगा, अल्फ़ा रहेगा। और अल्फ़ा कितना होगा, 180 माइनस थीटा। कितना होगा मेरा, 180 माइनस थीटा। तो जो अल्फ़ा है हमारा वो क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर
माइनस बी, इज दैट क्लियर? उसके बीच का एंगल है, या आप 180 माइनस थीटा भी पुट करके निकाल सकते हो। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा उस कंडीशन में, सब्सट्रैक्शन की कंडीशन में, वो कितना होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस कितना होगा? बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कॉस 180 माइनस थीटा, या फिर कॉस अल्फ़ा भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लिखना है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कितना लिख सकते हैं आप यहाँ, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो सकता है? कॉस अल्फ़ा। और यहाँ अल्फ़ा की बात करो या फिर किसकी बात करो आप? 180 माइनस थीटा की। क्या लिखोगे यहाँ पर? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी, इज दैट क्लियर? उन दोनों के बीच का क्या है? ये एंगल है। कोई दिक्कत तो नहीं गई होगी? अब यहाँ पर आप क्या करो, इससे पहले नोट करो, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो इस वाले फॉर्मूले से हम करेंगे, अल्फ़ा भी लिख सकते हो आप, और ये क्या लिख सकते हो? 180 माइनस थीटा। एक्चुअल में 180 माइनस थीटा हमारे काम का है। तो मैं यहाँ पर जब आर को एक्सप्लेन करूँगा, किसको? आर को, तो मेरे को आर जो है वो मिलेगा भाई, कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ माइनस कॉस थीटा, इज दैट क्लियर? मैं इसे समझा चुका हूँ कि कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा? माइनस कॉस थीटा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके ट्रिग्नोमेट्री के मेरे लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाउ इट इज़ हैपनिंग। तो यहाँ जो आर मेरे को मिलेगा, ठीक है, वो किसके लिए होगा मेरा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेन जो हो गया कंसेप्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब आप आर जो है, अगर आप चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी निकालें, या फिर क्या निकालें? मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए निकालें। उसके लिए आपका जो रिजल्टेंट होगा वो यही होगा, कितना होगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। समझ में आया ना? और अगर आप a प्लस बी निकालें या फिर माइनस a और माइनस b निकालें, समझ पा रहे हैं ना आप? तब भी उसके लिए रिजल्टेंट क्या होगा? यही होगा। क्या होगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं ना? अगर माइनस आएगा तो हम बीच में माइनस पुट करो, प्लस आएगा तो यहाँ पुट करो प्लस। डाइजेस्टेड? अब सुनिए, मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं एक वेक्टर है हमारे पास, ये दैट इज़ वेक्टर ए, दैट इज़ वेक्टर बी, ठीक है। इसके बीच का एंगल है थीटा। अगर मैं बात करूं, इसे पीछे की तरफ बढ़ा दूं मैं, सो दैट विल बी माइनस ए। तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा मेरा? 180 माइनस थीटा। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल ईजी है। और अगर इससे मैं यहाँ कर दूँ ऐसा पीछे की तरफ, सो दैट विल बी माइनस बी। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? समझ पा रहे हैं? ये कितना होगा एंगल मेरा? 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का काम करेगा। तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी कितना होगा? थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं आपसे बोलूँ ए और बी के बीच का एंगल थीटा, बी और माइनस ए के बीच का एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। माइनस ए और माइनस बी के बीच का एंगल थीटा, माइनस बी और ए के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग? कहाँ पर क्या पुट करना है आप यहाँ से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, कोई इशू ना, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ छोटा सा, ठीक है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से लिख लेना, कोई मतलब नहीं है लैंग्वेज में कि इंग्लिश में लिखाऊं कि हिंदी में लिखाऊं, बात समझ में आनी चाहिए। फिर तो वो आपके सामने हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, किसी के भी हो, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ आएगा, आप समझ जाओगे क्या है, यदि आपको बनता है तो, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर है। और क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। आपको पहले तो क्वेश्चन समझने के लिए कंसेप्ट को क्लियर होना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, क्या है आपका एक वेक्टर ए है, इसको क्या कर दिया जाता है? डबल कर दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है? डबल, ठीक है ना। और दूसरा वेक्टर बी है, इसे क्या कर दिया जाता है? रिवर्स कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिवर्स। समझ में आ गया ना। और उस कंडीशन में इसके बीच का एंगल जो थीटा है वो कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। क्लियर? तो पूछते ये हैं कि आर कितना होगा, मतलब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है आर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये पूछते हैं,
कोई बहुत ही रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन है नहीं, तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, मैं डबल ऑफ ए की बात करूं तो कितना होगा, मैं अगर बोलूं डबल ऑफ ए, डबल ऑफ वेक्टर ए विल बी 2a, नो इशू, एंड रिवर्स ऑफ वेक्टर बी विल बी माइनस बी। समझे कि नहीं समझे आप? तो इस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, समझ में ना, ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना, थीटा, मतलब वो माइनस वाला कोश कंसेप्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बोला जरूर है लेकिन यहाँ पर 2a है। ठीक है, तो जो आर होगा मेरा वो कितना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए का काम करेगा 2a का स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल, बी का काम करेगा बी स्क्वायर, समझ में, माइनस लगाना चाहो लगाओ, मत लगाना चाहो मत लगाओ, स्क्वायर में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, 2 इंटू 2a इंटू बी, और कॉस कितना है भाई 60 डिग्री, कॉस कितना है 60 डिग्री। तो ये ए और बी के बीच का एंगल नहीं है, रिवर्स करने के बाद का एंगल है, समझे, रिवर्स करने के बाद का। तो यहाँ कितना आएगा आपका, देखिएगा कितना है, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा -4ab, और cos 60 कितना होता है 1/2, ओ फिर से 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, आर जो है वो कितना आएगा मेरा, एकदम सिंपल तरीके से 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इज़ दैट क्लियर? नाउ सिंपल, यू कैन नोट इट। एक क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है आपको, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आए तो ध्यान रखना 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसी सिचुएशन आए तो, ठीक ना, फिर भी चेक कर लेते हैं अपन क्या है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या इसी का मैग्नीट्यूड ऐसा होगा, और इसका कितना होगा, नेगेटिव वाला है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं मैं इसका, तो कितना आएगा मेरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और यहाँ का cos थीटा कौन लिखेगा, हम, a से a और b से b कैंसिल, तो व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा, इस तरफ आगे कितना हो जाएगा, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, 4ab को जाने दो नीचे, cos थीटा इज इक्वल टू 0, कब होता है रे 0, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री। सो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस एक्चुअली, समझे क्या, ये हमारे पास क्या एक छोटी सी सिचुएशन है, कोई दिक्कत ना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इज दैट क्लियर। तब हमें क्या करना है, वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी के बीच का एंगल निकालना है। ध्यान रखना, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसा है, बराबर है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसके और इसके बीच का क्या करना है, हमको एंगल निकालना है। तो देखिए, इसे पैरेललोग्राम लॉ से ही समझते हैं। ये हो गया हमारा वेक्टर ए और ये हो गया हमारा वेक्टर बी, कैसा ही बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा वेक्टर बी, चलेगा इतना, ये दोनों एक्चुअल में बराबर हैं, तो इसको पैरेललोग्राम लॉ से अपन ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो होगी मेरी सिचुएशन, ये वाली, ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पता है ना आपको, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये जो है ये क्या होगा मेरा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये दो डायगोनल हो गए, और हमको मालूम है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे पर कितने होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, आपने देखा होगा कितने जल्दी हो गया सॉल्व। जानते हो कैसे, ठीक है। एक्चुअल में सिर्फ हमें कंसेप्ट के बारे में मालूम है, अगर आपको को नहीं समझता एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, बोल दिया मैंने, एकदम थर्ड क्लास क्वेश्चन है, थका हुआ, समझ में, सारे क्वेश्चन थके हुए हैं। यदि आपके कंसेप्ट कैसे हैं, क्लियर हैं, तो आप इसे नोट करो, फिर हम कुछ कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। जैसे हमने ए प्लस बी के लिए जो एडिशन के लिए जो कंसेप्ट बिल्ड किए थे, अब हम वो किसके लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, ठीक है ना। आप इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स,
इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ठीक है, हमने जैसे एडिशन के लिए पढ़े थे वही किसके लिए पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो भाई लिख देते हैं, एक बार देख लेते हैं। r इज इक्वल टू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। केस 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कितना हो जाए मेरा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कितना आएगा यहाँ पर, r इज इक्वल टू जो होगा, ये 0 मतलब कितना हो जाएगा 1। तो मेरा आंसर कितना आएगा अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप रख के देख लीजिएगा, cos 0 1 आएगा। तो जो r है वो कितना होगा मेरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्चुअल में r जो है मैं इसे लिख सकता हूँ a माइनस बी। समझ में आया ना, या मैग्नीट्यूड ऑफ r जो है दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है ना, इसका सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस नंबर में मैग्नीट्यूड ऑफ b। समझ पा रहे ना। और ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये, ठीक है ना, ये वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी मिनिमम। अपोजिट है इक्वल एडिशन से, और जब उसमें एंगल 0 होता था तो r कैसा आता था, मैक्सिमम। समझ पा रहे ना। चलिए दूसरी सिचुएशन के बारे में अपन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाए मेरा 180 डिग्री हो जाए, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तब ये कितना होगा -1। आपको पता है कितना होगा -1। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। -1 होगा 180, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर a प्लस बी, और ये क्या होगा मैक्सिमम। ये क्या होगा यहाँ पर मैक्सिमम, या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। एकदम सिंपल सी सिचुएशन है ये। ठीक है ना, इसमें क्या हो गया, 180 में मैक्सिमम आ रहा था और वहाँ पर एडिशन में क्या आ रहा था, मिनिमम। बार बार बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो जाए, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाए मेरा भाई 90 डिग्री हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा ज़रा समझिएगा। मेरा जो r है, ठीक है ना, वो r कितना हो जाएगा, cos 90 मतलब 0। ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड है भाई ये, इस तरीके से मैं समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअल में वाली सिचुएशन की यदि मैं बात करूँ, अगर मैं बोलूँ एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, क्या थीटा इज इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री हो, तो इस सिचुएशन में चाहे आपका वेक्टर a माइनस बी हो या फिर क्या हो a प्लस बी हो, दोनों में ही क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हैं ना आप, ये हमारी क्या है मेन सिचुएशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ क्या करेंगे, हम मूव करेंगे। और वो नेक्स्ट सिचुएशन जो हमारी मूव करने की है वो ये है कि अगर मान लेते हैं इफ़ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम इधर से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो r है एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r कहलाता है ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए इंटू कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं आप, इस तरीके से, मतलब a भी a है और b भी क्या है मेरा a है। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा। सो इधर से मैं क्या निकाल सकता हूँ बाहर, 2a स्क्वायर, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा भाई कॉस थीटा। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो है आपके पास कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा क्या है फॉर्मूला है। तो 2a स्क्वायर 1 माइनस, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इज़ दैट क्लियर। तो ये 1 से 1 कैंसिल, 2 2 4 आप निकाल सकते हो। तो आपके पास r आएगा 2a साइन थीटा बाय 2। इज़ दैट क्लियर, दैट इज़ योर आंसर। यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। इज़ दैट क्लियर, आप इसे समझिए। अब हम इसे डिफरेंट एंगल के कंडीशन में समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कितना आएगा मेरा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 0। यू कैन पुट साइन 0 इज इक्वल टू 0 फॉर 60 डिग्री, एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री
तो कितना आएगा आपका यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी। इज़ दैट क्लियर? आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 31/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आएगा a। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कितना आएगा भाई अपना, वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू √2 ऑफ a। यहाँ पर कितना होगा, एट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 ऑफ a। समझ पा रहे हैं आप? और यहाँ पर यदि एट कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कितना आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आएगा भाई मेरा, 2a। ये सारी सिचुएशंस हैं, ये हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ चुके हैं। आपको यहाँ किसके लिए पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। इज़ दैट क्लियर? दैट इज़ योर ऑल सिचुएशंस। इनको पढ़ने के लिए आप एक बार एडिशन में जाके चेक कर लीजिएगा, उसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इज़ दैट क्लियर? हमको अब 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में मोशन को, वेक्टर को, कंपोनेंट को इमेजिन करना सीखना है। दैट विल बी अवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तब तक खुश रहें और प्रसन्न रहें, तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है ना, अब हम मिलेंगे कल। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम वेक्टर को 2D और 3D में, मतलब 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में एक साथ सोचना सीखेंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट करिए, फिर हम अपने कल लेक्चर में मिलेंगे। तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है।